हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द एनालिटिक पोस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर जो अफ़गानिस्तान रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान की एम्बेसी थी, वो आज 23 नवंबर के दिन आधिकारिक रूप से भारत के अंदर बंद हो गई हैं। जी हाँ साथियों, 2021 के बाद जिस प्रकार से अफ़गानिस्तान के अंदर घटनाक्रम बदले हैं और उन अफ़गानिस्तान के घटनाक्रम बदलते ही अमेरिकी सैनिकों की जो वापसी हुई अमेरिका में, और जिस प्रकार से वहाँ पे तालिबान का वापस शासन आया, उसी तालिबान के शासन को के बाद वहाँ पे जो अशरफ गनी की सरकार थी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और वहाँ से उनकी आर्मी ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया था। और वहाँ पे तालिबान सत्ता में फिर से आ गया और वहाँ पे जो अशरफ गनी थे वो देश छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन उनकी तकनीकी तौर पर जो डिप्लोमेट थे वो अलग अलग देशों में काम कर रहे थे। जी हाँ साथियों, रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट अभी भी कई उनके मित्र देशों के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से 2 वर्षों के अंतराल तक अफ़गानिस्तान में उनको कोई सहायता प्राप्त नहीं होने के कारण, और जिस प्रकार से बदलते घटनाक्रम में तालिबान के जो बदलता रुख है, उसके हिसाब से जो दुनिया भर में अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसियाँ हैं उनकी ये स्थिति बन चुकी हैं कि उनके आगे चलने के वित्तीय संकट पैदा हो चुके हैं। इस हिसाब से जिस प्रकार से वित्तीय संकटों के कारण और तालिबान के द्वारा भी अलग अलग जो राजनयिक थे, जो डिप्लोमेट थे, जो पहले अफ़गानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के, तो वो डिप्लोमेट भी अब तालिबान की ओर झुकाव करके उनकी ओर से नियुक्त किए जा रहे हैं। और कई डिप्लोमेट ने पाला बदल कर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान से पाला बदल कर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान की ओर झुक चुके हैं और या झुकाव हो चुका है उनका। उनके द्वारा वो नियुक्त किए गए हैं और वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं। वहीं अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी भारत के अंदर थी, नई दिल्ली के अंदर थी, वो एम्बेसी पूर्ण रूप से आधिकारिक तौर पर बंद हो चुकी है। यह साथियों, यह आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले भी आपने देखा होगा कि एक ऐसी खबर आई थी जिसमें एक जो अभी वर्तमान के जो भारत के अंतिम अफ़गानिस्तान के राजनयिक थे, डिप्लोमेट थे, वो मोहम्मद जई, उनकी जगह पे कोई दूसरे एक अफ़गानिस्तान से डिप्लोमेट आए थे। उनके बीच में अंदरूनी आंतरिक कलह भी हुई और वो काफ़ी एक लंबा इशू चला। उसके बाद में साथियों मोहम्मद जई और इन्होंने और 2-3 महीने पहले ही वहाँ पे जो अफ़गान एम्बेसी ने आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन तकनीकी तौर पर एम्बेसी बंद कर दी थी। लेकिन 23 नवंबर 2023 को उन्होंने आधिकारिक रूप से अपना लेटर पैड प्रेस रिलीज जारी करके पूर्ण रूप से अपनी एम्बेसी बंद कर दी है। और जो उनके डिप्लोमेट थे उन्होंने दूसरे देशों के अंदर, जो उनके मित्र देश हैं, वहाँ पे शरण ली है। उनका कहना साथियों ये है कि अफ़गानिस्तान में जो अभी वर्तमान की जो तालिबान की सरकार है, वो राजनीतिक क्षेत्र या उद्देश्यों में विश्वास नहीं करती, या फिर सेकुलरिज्म, या आप कहें तो वो लोकतंत्र में बिलीव नहीं करती, और वो कट्टरपंथी तालिबान की सरकार है। इस हिसाब से वो उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते। वो इस्लामिक अमीरात अफ़गानिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक गणराज्य के रूप में अफ़गानिस्तान कार्य कर रहा था। और उनके जो जिस प्रकार से घटनाक्रम बदली, उसके बाद में इस्लामिक अमीरात का जो इस प्रकार से शासन आया है तालिबान का, आप देख ही रहे हैं कि तालिबान के विपरीत परिस्थितियों में वो लोग कई दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, और आप देखेंगे तो एम्बेसी है वो बंद हो रही है। वहीं आप आगे मैं आपको इस बारे में और बताऊंगा कि ये जो घटनाक्रम है, ये इसको अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी बंद हुई है, उसके बाद में इन्होंने जो अफ़गानिस्तान एम्बेसी के जो वित्तीय खाते हैं, जो वाहन हैं, जो एम्बेसी के जितने भवन हैं, वो सब भारतीय विदेश मंत्रालय को उन्होंने सुपुर्द कर दिए हैं। उनकी चाबियाँ कहीं उनके खातों को उनके यहाँ पे रिजर्व दे दिए हैं। और उसी के साथ इन लोगों ने भारत के
देश को छोड़कर दूसरे देश में वहाँ के डिप्लोमेट चले गए हैं। वहीं पे आप देखेंगे तो दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान की ये एम्बेसी भारत के अंदर बंद हुई है, उसको देखकर इन्होंने जो अफ़गानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक के गणराज्य के लोकतंत्र समर्थक ये अफ़गान एम्बेसी के लोग, इन्होंने काफ़ी नाराज़गी भी जताई और इन्होंने एक मोटा मोटी एक आरोप लगाया कि तालिबान के अभी हाल में ही अफ़गान एम्बेसी में काम करने वाले जो एक राजनयिक हैं वो तालिबान समर्थक राजनयिक हैं और वो उनका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया कि उनका कहना है कि वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है, महिलाओं को अधिकारों से और शिक्षाओं से वंचित किया जा रहा है, उनके ऊपर दिन ब दिन जुल्म हो रहे हैं और काफ़ी उन्होंने अलग अलग आरोप भी लगाए हैं। वहाँ पे उन्होंने अफ़गानिस्तान की जो कट्टरता है और वहाँ पे जो उनके कार्य को उन्होंने नाजायज़ ठहराया। उन्होंने एक अवैध शासन को, किसी देश को उनको अधिकार या उनको मान्यता नहीं देनी चाहिए। लेकिन साथ ही एक तरफ से इस प्रकार की जो टिप्पणी अफ़गान एम्बेसी की तरफ से आई है, जो बंद होने के बाद इन्होंने लेटर भी जारी किया, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही इसके विषय में कोई उन्होंने टिप्पणी की है। भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने नाम ना बताने के शर्त पर बताया कि ये एक रोज़ उनका आंतरिक मामला है और इस पर भारत सरकार का कोई विशेष इस पर है नहीं। हाँ, वहीं इन्होंने एक और बात बताई कि भारत सरकार अपने देश के हितों को पहले मान्यता देती है और जो भारत के हित में होगा वो कार्य करेंगे। और वहीं पे स्पष्टता है कि वो एम्बेसी में कौन रहे कौन नहीं रहे, ये अफ़गान एम्बेसी का खुद का मामला है। वहीं आप देखेंगे तो दूसरी ओर अफ़गान एम्बेसी की भी लोगों ने इसकी काफ़ी सक्रिय भूमिका में, जिस प्रकार से 2001 से भागीदारी इस्लामी ये अफ़गान गणराज्य के जो भागीदार रहा है भारत ने काफ़ी अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी किया है और अफ़गानिस्तान की सड़क, स्कूल और डैम बनाए हैं, वहाँ पे बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया है। वहाँ भी संसद भवन है, उसको भी भारत सरकार ने ही बना के दिया है। तो भारत और अफ़गानिस्तान के काफ़ी क्लोज रिलेशन रहे हैं। तो साथियों, देखते हैं इसके बाद में अब इसके आगे की क्या गतिविधियाँ रहती हैं, इसके आगे के क्या परिणाम निकल कर आते हैं। ये जो अफ़गानिस्तान की इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान की एम्बेसी बंद हो गई है, तो ये देखने का दिलचस्प रहेगा कि क्या भारत सरकार के अंदर अब तालिबान की एम्बेसी खुलने जा रही है या फिर कोई इनका प्रतिनिधि आ रहा है। लेकिन एक बात तो ये मानी जाएगी कि भारत का एक प्रतिनिधि अफ़गानिस्तान में है और वो कथित तौर पर इस प्रकार से नहीं है कि उन्होंने, मान लीजिए कि अफ़गानिस्तान के वो एम्बेसी को मान्यता दे दे या उनका एक प्रतिनिधि भारत के अंदर रखे भी, लेकिन भारत सरकार ने पूर्ण रूप से अफ़गानिस्तान के तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है और ना ही शायद भारत सरकार उनको मान्यता दे। वहीं इसके ऊपर एक और साथियों बात निकल कर आती है कि अभी चीन जैसे देशों ने अफ़गानिस्तान में अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, एम्बेसी खोली जरूर है, लेकिन चाइना और इस प्रकार के देशों ने भी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। तो ये काफ़ी कहने की बात है कि रिलेशन बने जियोपॉलिटिक्स में और वो उनके संबंधों के ऊपर निर्धारित हैं, लेकिन तालिबान सरकार की राह इतनी आसान भी नहीं कि उनको लोकतांत्रिक और देश दुनिया की बड़े ताकतें उनको मान्यता दें। वहीं साथियों, एक अफ़गानिस्तान की एम्बेसी ने एक और बात बताई कि उन्होंने 1961 के वियना संधि का भी उन्होंने अनुच्छेद 45 का भी इन्होंने जिक्र किया है और इसके तहत भी भारत सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने भारत सरकार की कई मान्यताओं, कई उनके जो वचन या वादों की लंबी सूची जारी की है और उन्होंने ये अपेक्षा जारी की है कि वो अफ़गानिस्तान के लोगों के हितों के अंदर ही फैसले लेंगे या उन्हीं वैध शासन लोगों को, अधिकृत लोगों को ही अब भारत के अंदर
मान्यता देंगे जो एक इस्लाम वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हो। पाकिस्तान के पंजगुर शहर और आवारान ज़िले के अंदर 2 अलग अलग पाकिस्तानी सेना के शिविरों पर हमले हुए। खबरों के मुताबिक शुक्रवार रात को पंजगुर शहर के अंदर गोलीबारी और धमाकों की आवाज़ से पाकिस्तान आर्मी के कैंपों पर अटैक किए गए, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के 4 जवान घायल हुए। इसकी पुष्टि करते हुए स्थानीय सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पंजगुर शहर में आर्मी कैंप के आसपास में धमाके और गोलीबारी की भारी आवाज़ें सुनी। वहीं बीएलए के प्रवक्ता जियान बलोच ने बताया कि एक प्रेस रिलीज मीडिया में बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी कैंप के ऊपर अटैक, उनकी विंग ने पाकिस्तानी आर्मी कैंप के ऊपर अटैक किया और वहाँ पर पाकिस्तानी सेना के 4 जवान घायल हो गए। वहीं उन्हें जान माल का तो नुकसान हुआ नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवानों को घायल करने में वो कामयाब हो रहे और वहीं उन्हें माल सामान का नुकसान उन्होंने काफ़ी दिया। वहीं इन्होंने बताया कि जो ये हमले हुए, ये ग्रेनेड लॉन्चर और गोलीबारी और इससे किए गए थे और इससे पाकिस्तानी सेना में रात्रि के समय शुक्रवार के दिन अफरा तफरी का माहौल बना। वहीं इसी तरह एक दूसरा अटैक हुआ आवारान ज़िले के झाओ में। वहाँ पे पाकिस्तानी सेना की एक चौकी के ऊपर अटैक किया, जिसमें एक स्नाइपर से भी अटैक किया गया, जिसमें एक अधिकारी की हत्या कर दी गई बंदूकधारी बीएलएफ के लड़ाकों द्वारा। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के प्रवक्ता ने बताया कि ये चौकी झाओ एरिया में के चौकी पर हुआ अटैक था और जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक बड़े अधिकारी की मौत हो गई और वहीं पर उन्होंने ये अटैक भी ग्रेनेड लॉन्चर और स्नाइपर के प्रयोग से किया और जिसके बाद उन्होंने उस चौकी को तबाह कर लिया। वहीं आप देखेंगे इस प्रकार के 2 ये अटैक हुए हैं, इस अटैक पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा न तो इसका खंडन किया गया है, न ही इसकी पुष्टि की गई है। वहीं साथियों, हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात के ऊपर एक आपको मैं ताज़ा तरीन खबरें बता देता हूं कि इजराइल हमास के बीच में लगभग सीज फायर वाली बातें सच हो ही गई हैं। इन दोनों के बीच में अब ये कितने दिन तक सीज फायर चलता है। हमास इजरायली हॉस्टेज को छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। वहीं इजराइल ने भी जो फ़िलिस्तीन के नागरिक हैं या हमास के जो जुड़े लोग हैं उनको छोड़ने के लिए वो राज़ी हो चुका है। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा इनकी जो ये हॉस्टेज हैं इनको अदला बदली की जा रही है और ये जो हॉस्टेजों की अदला बदली हो रही है इसकी मध्यस्थता कतर द्वारा की जा रही है और कतर काफ़ी कामयाब देश रहा है इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाने में और हॉस्टेजों को रिलीज करवाने में। और इसी कतर को मनाने में अमेरिका का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है और कतर अमेरिका का काफ़ी करीबी माना जाता है। वहीं साथियों, इसके बाद में एक और नई खबर निकल कर आई भारत से। भारत के अंदर भारत की जो वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स ने अभी तमिलनाडु के सुलूर में उसके वहाँ पे सुलूर जो वहाँ का एयरबेस हैं वहाँ पर जो तैनात तेजस लड़ाकू विमान हैं उन एयरक्राफ्टों को गुजरात के एक फाइटर एयरबेस के ऊपर तैनात करने का फ़ैसला लिया है। ये फैसला लगभग आज से 1 महीने पहले लिया गया था और ये तैनाती होना शुरू भी दिसंबर या नवंबर के अंत तक हो जाएगी। और ये उस घड़ी में ये फैसला लिया जा रहा है जब भारत की वायुसेना से MiG-21 रिटायर्ड होने जा रहे हैं। उनको भारतीय वायुसेना से धीरे धीरे हटाया जा रहा है, उनकी जगह भारत के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ये तेजस लेने वाले हैं। तो साथियों, आज हमारी बात यहीं तक थी और आपको हमारा वीडियो, हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो आप इसे और अधिक लोगों तक शेयर करें और अधिक लोगों तक पहुंचाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हो सके तो इसको बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें
और हमें आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा नीचे मैं आपको इस लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी भेज दूँगा। तो साथियों, आज की बात यहीं तक थी और फिर मिलते हैं कभी और किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।